मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म। अध्याय 71-71। दुर्व्यवहार। गुण। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म। 71। दुर्व्यवहार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थॉमस बाल्वन के 3 बेटे थे, एड्रियन, इवान और राइस। उनकी पत्नी एक छोटे से कुलीन परिवार की कुलीन महिला थी, जो राइस को जन्म देते समय मर गई। एड्रियन बलवान उनके पहले पुत्र और परिवार में दूसरे स्थान पर थे। वो परिवार की सैन्य शक्ति के प्रभारी थे और उनका विवाह गिलियन लांसे से हुआ था, जिसके कारण उनके परिवार के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उनका केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम कीथ था, जिसे उन्होंने बलवन सेना के प्रमुख के रूप में अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। इवान बलवान परिवार के आर्थिक पहलू के प्रभारी थे। वह शोस्ती परिवार के एक कुलीन व्यक्ति की पुत्री से विवाह करने में सफल हो गया। उसका नाम सिबिल शोस्ती था और बलवन परिवार को अधिकांश वित्तीय सहायता उसी से मिलती थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनके नाम क्रमशः मैक्सवेल, नील, वेलेरी और लीना थे। नील और लीना की उम्र लगभग नूह के बराबर थी, जबकि अन्य 2 की उम्र 20 वर्ष से अधिक थी। राइस हवेली के प्रबंधन का प्रभारी था, लेकिन वह शायद ही कभी ऐसा करने की जहमत उठाता था तथा अपने सभी कर्तव्यों को अपने विश्वसनीय गार्डवेन पर छोड़ देता था। उनके एक बेटा और एक बेटी थे, फेबियन और रोज, जिनमें रोज सबसे बड़ी थी। थॉमस के प्रत्येक बेटे के पास हमेशा निजी सुरक्षा कर्मियों का एक दल रहता था। नूह को इवान बलवान के पास एक गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने उसे अपने छोटे बच्चों की देखभाल करने का आदेश दिया था। उनका दिन नील और लीना को इधर उधर ले जाने और उनकी हर जरूरत को पूरा करने में बीतता था। आंतरिक घेरे के रक्षक के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें रैंक 3 के कई मैनुअल और शरीर शोधन विधियों तक पहुंच प्रदान की, लेकिन उनके पास ये पहले से ही थे। रैंक 4 के लिए उसे अधिक योग्यताएं अर्जित करने तथा अधिक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जहां तक बेहतर खेती की तकनीक का सवाल है, तो परिवार हमेशा उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता था, जिससे नूह को उनके इरादे समझ में आ जाते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे मेरी प्रगति को धीमा करना चाहते हैं। भले ही उन्हें आंतरिक घेरे तक पहुंच प्रदान की गई थी, फिर भी परिवार ने उन्हें एक सच्चे वंशज के रूप में मान्यता नहीं दी थी, इसलिए उन्हें उसे दबाना पड़ा। वे किसी बाहरी व्यक्ति को वास्तविक परिवार के सदस्यों से अधिक शक्तिशाली होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उनके विचार में नूह अभी भी युवा था, उसके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए कुछ वर्षों का प्रशिक्षण खोना पूरी तरह से उचित था। हालांकि नूह के दृष्टिकोण से यह उसकी यातना को लंबा खींचने का एक तरीका मात्र था। कुलपति ने उसे योजनाओं से बाहर रखने की घोषणा की थी, लेकिन वह परिवार के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर सबसे छोटे सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता था। प्रत्येक सच्चे वंशज को अपने नाजायज बच्चे के प्रति श्रेष्ठता की भावना महसूस होगी, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे जन्म से ही अपनी कुलीन उपाधि के आदी होते हैं। नील और लीना कोई अपवाद नहीं थे और वे हमेशा अपने नए युवा खिलाड़ी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश करते थे। अपने नामांकन के कुछ महीनों बाद ही नूह को उनके दैनिक दुर्व्यवहार की आदत हो गई थी। अरे चचेरे भाई, मुझे पता था कि तुम्हारी माँ मार खाने में माहिर थी, तुम्हें ये बात निश्चित रूप से उससे विरासत में मिली है। नील ने अपने सामने खून से लथपथ युवक को देखकर ऐसा कहा। नहीं, वह इसमें अच्छी नहीं थी। उसने इसी वजह से आत्महत्या करने का फैसला किया, याद है? लीना ने माथे पर हल्का पसीना बहाते हुए अपने भाई को उत्तर दिया। नूह उनके सामने शर्टलेस था और उसकी छाती पर एक छोटा सा कट था। चूंकि उसका शरीर रैंक 3 का था, इसलिए उसे परिवार के सदस्यों द्वारा उनके कमजोर मंत्रों के परीक्षण के लिए डमी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। आंतरिक घेरे के लगभग सभी गार्डों का शरीर मजबूत था, लेकिन भाई बहन हमेशा अभ्यास के लिए उसे ही चुनते थे। तो ये सिर्फ उसके शरीर की वजह से है ना? मैं भी रैंक 3 तक पहुंचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा अभ्यास कर सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब युवक ने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा खेलने में समय बर्बाद करते हो। तुम्हारी उम्र भी उसके बराबर है, लेकिन तुम कभी ट्रेनिंग नहीं करते। क्या तुम एक कमीने को अपने से ज्यादा ताकतवर बनाकर हमारे परिवार को बदनाम करना चाहते हो? बहन ने उत्तर देते हुए पुनः ध्यान केंद्रित किया और एक छोटी पानी की गोली नूह को जा लगी। नूह ने बिना हिले डुले ही प्रहार को झेल लिया। गोली उसकी त्वचा में घुस गई, जिसे त्वचा के नीचे की मांसपेशियों ने रोक लिया। उसके चेहरे पर केवल एक ठंडा भाव देखा जा सकता था। लीना ने उसकी छाती से खून निकलता देख सिर हिलाया और खुशी से मुस्कुराए। ओह, ये ठीक है, जादू पर मेरा नियंत्रण सचमुच बढ़ रहा है। अब तुम जा सकते हो चचेरे भाई, मैं पहले से ही तुम्हारे चेहरे से ऊब चुका हूँ। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं, जबकि उसने अपना लाल कवच वापस पहना, सिर झुकाया और अपने निवास की ओर बढ़ गया।
जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसने अपना कवच उतारकर फर्श पर फेंक दिया। सारा दिन उन बिगड़ेल बच्चों को मुक्का मारने में लगा रहता हूँ। क्या नियंत्रण बढ़ रहा है? मैं एक विचार से उस कुतिया को मार सकता हूँ। नील और लीना हर दिन उसके साथ बिताते थे ताकि वह प्रशिक्षण या लड़ाई न कर सके। लगातार उपहास के कारण नूह की चिड़चिड़ाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो फर्श पर बैठ गया और सामने दीवार पर लगे स्पेस रिंग से एक मुड़ी हुई चादर निकाली। उन्होंने आंखें बंद करके प्रथम श्रेणी की साधना तकनीक में ध्यान करना शुरू किया। सांस उसके डेंटियन में प्रवेश करने लगी और धीरे धीरे उसे बड़ा करने लगी। फिर उसके शरीर से श्वास की धाराएं उसकी कमर की ओर बढ़ी और तकनीक से एकत्रित हुई धारा से जुड़ गईं। इसका अधिकांश भाग तकनीक के साथ मिश्रित नहीं हो सका और बिखर गया, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा अभी भी मिश्रित होकर डांटियन में प्रवेश कर गया। चूंकि उसके शरीर में श्वास की गुणवत्ता डेंटियन के समान थी, इसलिए नूह ने पाया कि वह अवशोषण प्रक्रिया के दौरान इसका उपयोग कर सकता है। हालांकि केवल अंधकार तत्व से संबंधित ही डेंटियन में प्रवेश कर सकता था, जबकि अन्य भाग बिखरा हुआ था। फिर भी यह अभी भी साधना की गति में वृद्धि थी और नूह ने लगातार इस पद्धति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया क्योंकि उसके शरीर में श्वास स्वायत्त रूप से फिर से भर गया था। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर दीवार पर लगे कागज को देखा, उस पर एक जटिल रून लिखा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 72-72। उत्तराधिकार का आधार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 72। उत्तराधिकार का आधार। एड्स बाय पब फ्यूचर। विलियम ने गुप्त रूप से उसे दूसरा केसियर रून दे दिया था, इससे पहले कि आंतरिक घेरे का गार्ड उसे ले जाए। कागज का जो टुकड़ा उसने अपने कपड़ों के अंदर डाला था, वह बिल्कुल वैसा ही था। नूह ने दीवार पर बने रून को घूरते हुए साधना जारी रखी। उनकी चेतना के सागर के अंदर से अत्यधिक दबाव डाला गया, जिससे लहरें लगातार मानसिक क्षेत्र पर टूट रही थी, उसे बड़ा कर रही थी। चूंकि वह साधना भी कर रहा था और साथ ही रून को भी देख रहा था, इसलिए उसकी मानसिक ऊर्जा अधिक गति से व्यय हो रही थी और 1 घंटे के बाद ही उसे रून को देखना बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने शेष रात दानतियन को बड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताए और जब दिन की पहली रोशनी दिखाई दी, तभी वे रुके और बिस्तर पर लेट गए। यहाँ तक कि हर 2 दिन में केवल सोने से भी मेरी ट्रेनिंग उस समय की तुलना में धीमी हो गई है जब मैं बाहरी शकल में था। उसने लीना और उसकी पानी की गोलियों के बारे में सोचा। उसके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है और फिर भी वह 17 साल की उम्र में रैंक 1 जादूगर बनने में कामयाब रही। सभी औषधियों और गोलियों द्वारा दिया गया लाभ किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को मात दे सकता है। उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा। मैं दूसरे रूम में कड़ी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन इससे मेरी ताकत में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरी तरफ लिक्विड स्टेज तक पहुंचने से मेरी मार्शल आर्ट और मेरे शरीर दोनों में सुधार हो सकता है। वहां कुछ महीनों तक रहने के दौरान उन्हें यही समाधान मिला। वह खेती की तकनीक पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था क्योंकि उसे इसके अलावा कुछ और नहीं मिल सकता था। हालांकि मैं जितना ज्यादा समय यहाँ बिताऊंगा, उतना ही मैं अपना शुरुआती फायदा खोता जाऊंगा। मुझे जल्द ही भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसका बच निकलना उसके मन में एक पत्थर की लकीर बन गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब चूंकि उसकी मां मर चुकी थी, इसलिए उसके पास संकोच करने का कोई कारण नहीं था। मुझे हर समय तैयार रहना चाहिए। अकादमी निश्चित रूप से मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार नहीं कर रही है। समय बीतता गया लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। हर सुबह वह जागते और भाई बहनों की देखभाल करते तथा पूरा दिन उनका इलाज कराने के बाद रात भर प्रशिक्षण के लिए अपने कमरे में वापस चले जाते। उनका रंग पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण में लगने वाले समय को बढ़ाने के लिए हर 3 दिन में ही सोना शुरू कर दिया। साधना ताजगी देने वाली थी, लेकिन यह नींद की जगह नहीं ले सकती थी। वह अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपने रैंक 3 शरीर की जीवन शक्ति पर निर्भर था। कभी कभी राइज आ जाता और दूर से उसे देखता। जब भी वह अपने नाजायज बेटे को लीना के मंत्रों के प्रशिक्षण के लिए डमी के रूप में इस्तेमाल होते देखता तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसकी बाईं आंख पर बंदी पट्टी के कारण उसका कद कम ऊंचा हो गया था। नूह ने सहन करना जारी रखा और किसी के प्रति केवल ठंडा चेहरा दिखाया, जबकि समय बीतने के साथ उसका मानसिक दायरा और अधिक मजबूत होता गया। बाहरी अनुभव व्यक्ति की मनस्थिति को और मजबूत कर सकते हैं और उस वातावरण में नूह का मन अत्यंत कठोर हो रहा था। चूंकि उसका काम केवल महल के अंदर तक ही सीमित था, इसलिए वह पुण्य अर्जित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक सही समय आने की प्रतीक्षा की। 15 वर्ष का होने के कुछ सप्ताह बाद वह क्षण आया। भोर हो चुकी थी और नूह अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी।
नूह ने उसे खोला और पाया कि इवान के निजी सुरक्षाकर्मी का मुखिया उसके सामने खड़ा था। चूंकि वह उसका प्रत्यक्ष वरिष्ठ था, इसलिए नूह ने झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। सुप्रभात कैप्टन लोगन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोगन ने उसके शिष्टाचार पर सिर हिलाया और उसे कुछ कागज सौंप दिए। नूह ने उन्हें लिया और पहले पृष्ठ पर शीर्षक पर एक संक्षिप्त नजर डाली। शोस्ती की विरासत की जमीन। लोगन ने समझाया। अब से 1 महीने बाद शोस्ती परिवार अपने क्षेत्र के सभी परिवारों के लिए विरासत का मैदान खोल देगा। चूंकि आपकी उम्र और ताकत आवश्यक है, इसलिए आपको इस आयोजन में वंशजों के साथ जाने वाले रक्षकों में से एक के रूप में चुना गया है। आयोजन के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी उन शीटों में है और आप कार्य की तैयारी के लिए इसके खुलने तक की अवधि में अपने कर्तव्यों से मुक्त रहेंगे। बलवन परिवार को सम्मान दिलाना याद रखें। नूह को लगा कि लोगन का भाषण समाप्त हो गया है, इसलिए उसने उसके जाने पर पुनः सिर झुकाया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह फर्श पर बैठकर किताबों की सामग्री पढ़ने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरकार एक अवसर। शोस्ती की विरासत का मैदान एक अलग आयाम है जिसे माना जाता है कि एक शक्तिशाली साधक ने पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि शोस्ती परिवार को एक बड़े आकार का कुलीन व्यक्ति बनाने वाली चीज इस जगह की खोज थी। हालांकि इसे खोजने के लिए 20 साल से कम उम्र की आवश्यकता होती है, इसलिए शोस्ती के पास इसके अन्वेषण में अन्य कुलीन परिवारों को शामिल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर वे किसी भी परिवार को भारी इनाम देंगे जिसका वंशज इस जगह से कुछ हासिल करने में सफल होता है, बदले में उन्होंने जो हासिल किया है। आयाम हर 20 साल में खुलेगा, इसलिए प्रत्येक वंशज के पास इससे कुछ हासिल करने का केवल एक ही प्रयास होगा। नूह को अपने मन में पाठ की पहली पंक्ति को सुझाने के लिए पढ़ना रोकना पड़ा। अलग आयाम, ये कैसे काम करता है? मेरी पिछली दुनिया में भी मनुष्य ऐसे कार्य में सफल नहीं हुए थे। फिर उनका ध्यान आयु संबंधी आवश्यकताओं की ओर चला गया। ये शक्तिशाली साधक, क्या वह किसी उत्तराधिकारी की तलाश में था? साथ ही शोस्ती परिवार द्वारा इसे अन्य सभी कुलीनों के लिए खोलने का कदम भी एक बुद्धिमानी भरा कदम है। वे पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं और साथ ही अपने शासन करने वालों के सामने अपनी छवि भी सुधार सकते हैं। इसके बाद शीट पर उन ज्ञात पुरस्कारों की सूची दी गई जो पहली बार खोलने के बाद से प्राप्त किए गए थे। अधिकांशतः उच्च गुणवत्ता वाले साधना संसाधन हैं, लेकिन जादुई हथियार, उच्च श्रेणी तकनीकें और शक्तिशाली मंत्र भी हैं। नूह आश्चर्यचकित हुआ। जिस किसान ने इसे स्थापित किया, वह इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा करने में कितना शक्तिशाली रहा होगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें ठंडी होती गईं। मैं ये कर सकता हूँ, ये भागने का एकदम सही मौका है, भले ही मुझे इससे कुछ भी हासिल न हो। अब समय आ गया है कि मैं अपने अंतरिक्ष वलय में पृथ्वी की गोली का इस्तेमाल करूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 73। द्रव अवस्था। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 73। द्रव अवस्था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पृथ्वी की गोली में साधक को दानतीयन के चरणों को पार करने में मदद करने की क्षमता थी। हालांकि इसके लिए अभी भी उपयोगकर्ता को उस स्तर के शिखर पर पहुंचना आवश्यक होगा। भले ही मैं केवल रात में ही प्रशिक्षण ले सकता था, लेकिन मेरे शरीर के अंदर सांस की मदद से मैं पहले से ही गैसीय अवस्था की सीमा के करीब पहुंच चुका हूं। अब जब मैं आखिरकार अपनी इच्छा से प्रशिक्षण लेने के लिए स्वतंत्र हूं, तो मैं निश्चित रूप से 1 सप्ताह में इस सीमा तक पहुंच सकता हूं। नूह ने लगातार 8 दिनों तक केवल साधना तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। इस अवधि के दौरान वह बिल्कुल भी नहीं सोया और केवल भोजन करने के लिए ही उसने अपना ध्यान रोका। 8वें दिन की रात को अंततः वह अपने डेंटियन को और अधिक बड़ा नहीं कर सका। गैसीय अवस्था का शिखर। इसके बाद वह फर्श पर ही सो गए, क्योंकि गहन प्रशिक्षण के कारण उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। इस स्तर तक पहुंचने में उन्हें 1.5 साल का समय लगा और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें केवल खेती की तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उनके शरीर के अंदर की सांस ने भी बहुत मदद की, क्योंकि इससे उनकी रैंक एक तकनीक की कमजोरियों पर काबू पाने में सहायता मिली। यदि उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं होती जो उसके तत्व के अनुकूल हो, तो वह अधिक श्वास का प्रयोग करता। दुख की बात है कि इस विधि से उन्हें केवल गैसीय अवस्था में ही कुछ लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके शरीर में श्वास उसी रूप में थी। पूरे दिन की नींद के बाद 9वें दिन की रात को वह जागा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए खाना खाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और फिर उसने अपने अंतरिक्ष रिंग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। बक्से के अंदर वह पृथ्वी की गोली थी जो उसने ग्रे शैडोज से ली थी। उसने गोली को अपने हाथ में पकड़ लिया और डिब्बा वापस रिंग में रख दिया। शुरू करने का समय आ गया है। उसने गोली खाए और उसे सीधे गटक लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने डेंटियन पर ध्यान केंद्रित किया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गोली उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई और उसके डेंटियन के चारों ओर एक गोला बन गया जो अपने आप ही संकुचित होने लगा। नूह ने संघनन का विरोध न करने के लिए इसके अंदर श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में सहायता की। यद्यपि श्वास सिकुड़ने को तैयार नहीं थी और उसने धक्का देने वाले बल का प्रतिरोध करने की कोशिश की। हालांकि उस समय गोले ने अधिक ताकत से धक्का दिया जिससे श्वास को प्रतिबंधित स्थान में एकत्र होना पड़ा। नूह ने सांस को स्थिर रखने के लिए मजबूर करना छोड़ दिया और केवल डेंटियन को नियंत्रित किया ताकि गोले को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। डेंटियन छोटा होता गया और उसके अंदर की सांस अस्थिर होती गई। फिर गोले से एक और धक्का लगने से डेंटियन का आकार एक छोटे गोलाकार कील के बराबर हो गया। गैसीय श्वास ने और अधिक हलचल मचाई लेकिन गोला स्थिर था, इसलिए डेंटियन की दीवारें स्थिर रहीं और आंतरिक दबाव का प्रतिरोध करती रहीं। उस अवस्था में कुछ मिनट रहने के बाद सांस का रूप बदलने लगा और उस सारी संपीड़ित गैस से केवल काले रंग की एक बूंद सांस निकली। गोला बिखर गया और नूह ने अपनी आंखें खोली तथा खुद को गिरने से बचाने के लिए फर्श पर अपनी भुजाओं से इशारा किया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, उसके रोमछिद्रों से पसीना बह रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से थका देने वाला था। यह प्रक्रिया सुचारू प्रतीत हुई, लेकिन उनकी मानसिक ऊर्जा का 1/4 हिस्सा पृथ्वी की गोली के प्रभाव को बढ़ाने में खर्च हो गया। अगर मुझे दूसरी गोली नहीं मिलती तो क्या मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा से दबाव डालना चाहिए? उसने स्वयं को शांत किया और सामान्य गति से सांस लेना शुरू कर दिया, जबकि वह मन ही मन उस प्रक्रिया का विश्लेषण कर रहा था जिससे वह गुजरा था। ये बहुत अजीब है, ऐसा लगता है जैसे सांस संकुचित नहीं होना चाहती थी। क्या इसका मतलब यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी नहीं चाहते कि साधक मजबूत बने? मैंने पढ़ा है कि साधना स्वाभाविक रूप से दुनिया की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह का कार्य है, लेकिन ये सोचना कि यह मेरे डेंटियन में सांस को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने अपने अब छोटे हो चुके डेंटियन और उसके अंदर मौजूद नई सांस का निरीक्षण किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काली बूंद में जबरदस्त ऊर्जा थी जो उसके शरीर में उपस्थित समस्त गैसीय श्वास से भी कहीं अधिक थी। ये समझ में आता है। आखिरकार ये बूंद मेरे डेंटियन में मौजूद सभी सांस के संघनन का परिणाम है, जो पहले से ही मेरे शरीर में मौजूद सांस से 3 गुना अधिक थी। अभी भी रात काफी हो चुकी थी और उसे सोने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने खेती करने का फैसला किया। उन्होंने अपने शरीर में श्वास की सहायता से उसी अवशोषण विधि का प्रयोग किया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। उन्होंने दोपहर में ध्यान करना बंद कर दिया, लेकिन उनका दानत्यान थोड़ा सा ही बड़ा था। यह अविश्वसनीय रूप से धीमा है। मुझे कल के समान आकार तक पहुंचने में 3 से 5 साल लगेंगे और वह भी तभी जब मैं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण ले पाऊं। मुझे वास्तव में बेहतर खेती तकनीक की आवश्यकता है। वह भागने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने अपनी भावना को दबा लिया और अपनी तलवारें निकाल ली। उन्होंने अपने नृत्यों का अभ्यास उसी प्रकार किया जैसे वे अतिथि भवन में अपने कमरे में किया करते थे, और जब वहां के जीवन की यादें उनके मन में आती तो वे अपने चारों ओर एक ठंडा दबाव फैलाने से खुद को नहीं रोक पाते थे। प्रिय महानुभावों, मैं शीघ्र ही आपके लिए आऊंगा। जब उसे लगा कि उसके हमले पुनः अपने चरम पर पहुंच गए हैं, तब तक रात काफी हो चुकी थी। मुझे अपने नए चरण के लिए अभ्यस्त होने और अपने डेंटियन को जितना संभव हो सके उतना बड़ा करने के लिए लगभग 20 दिनों का बंद प्रशिक्षण लेना है। चून की हवेली से बाहर जाना असंभव है, इसलिए मेरे पास केवल एक ही तरीका है। उसने अपने ऊपरी कपड़े निकाले और एक ऐसा नाम सोचा जो उसने काफी समय से नहीं कहा था। अस्या। उसके शरीर से एक सांप का बड़ा सिर निकला। नूह ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी पहनी और अपने कमरे की सारी चीजें उसके अंदर रख दी। खाली कमरा लगभग 10 वर्ग मीटर का था। मेरे साथ मुकाबला करो, दीवारों को मत छुओ। उसके रक्त साथी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसे एक काले हवा के वार का सामना करना पड़ा, जिसने उसे सिर से पूंछ तक लगभग आधा काट दिया। अस्या को हुए नुकसान के कारण नूह को तीव्र दर्द हुआ, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और उस सांप के हमले से बच निकला जो पहले ही ठीक हो चुका था। उन्होंने विरासत के मैदान के उद्घाटन से पहले के दिनों को अपने साथी के साथ लड़ाई और खेती में बिताया। खाली समय में दूसरे रूम पर एक नजर डाली। कभी कभी उनके कमरे से धातु की आवाजें गूंजती, लेकिन चूंकि उन्हें इतने महत्वपूर्ण मिशन के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए कोई भी उन्हें बाधित करने का साहस नहीं कर सका। अंततः उनका 1 महीने का एकांतवास समाप्त हो गया और उत्तराधिकार का मार्ग खुल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 74। सभा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 74। सभा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 शानदार गाड़ियां मॉसग्रोव शहर की ओर बढ़ रही थीं, जिनके चारों ओर लाल कवच पहने 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी थे।
बलवन परिवार का लाल प्रतीक गाड़ियों के किनारों पर बनाया गया था, जिससे उनमें गंभीरता का भाव आ गया। नूह पहरेदारों के बीच पैदल चल रहा था, उसकी आंखें एकाग्र थी और वह कारवां की संरचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। 20 गार्ड 20 साल से कम उम्र के हैं, इसलिए वे विरासत के मैदान में प्रवेश करेंगे, बाकी 10 सभी कुलीन हैं जो प्रवेश द्वार पर खड़े होंगे। मुझे केविन के साथ महसूस होने वाले खतरे का वही एहसास होता है जब मैं उनका निरीक्षण करता हूँ, वे उसके समान स्तर के या उससे थोड़े नीचे होंगे। निष्कर्ष में मुझे उन 10 से बचना चाहिए। उनका ध्यान 20 युवा गार्डों पर चला गया। वे सभी मेरे स्तर के आसपास रैंक एक कल्टीवेटर होने चाहिए। अस्या के साथ मेरी तरफ से मुझे यकीन है कि मैं उनमें से हर एक के खिलाफ जीत जाऊंगा, लेकिन साथ में वे एक समस्या है। नियुक्त कप्तान का मुद्दा भी है। विरासत के मैदान में मिशन के लिए नियुक्त कप्तान एक 19 वर्षीय व्यक्ति था, जिसके छोटे काले बाल और बड़ा शरीर था। उसका नाम ट्रेवर था और वह इन सकल के एक कुलीन गार्ड का बेटा था। अपने पिता के पद के कारण गार्डों के बीच उसकी स्थिति काफी विशेषाधिकार प्राप्त थी और परिवार के प्रति उसकी वफादारी निर्विवाद थी, इसलिए उसे नूह की तुलना में बेहतर व्यवहार प्राप्त हुआ। मुझे यकीन है कि अगर उसके पास जादू नहीं है तो मैं उसे हरा सकता हूँ, लेकिन अगर उसके पास है तो। तभी नूह का ध्यान 3 गाड़ियों की ओर गया। नील, लीना और फेबियन एक एक गाड़ी में बैठेंगे और विरासत की जमीन में प्रवेश करेंगे। नील और फेबियन मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में सावधान रहना होगा जो परिवार उन्हें दे सकता था। लीना के लिए, लीना की उम्र 19 वर्ष के करीब थी और परिवार के पालन पोषण तथा नूह को दिए गए उसके निरंतर प्रशिक्षण के कारण उसकी ताकत ऐसी चीज बन गई थी जिससे नूह को सावधान रहना पड़ता था। सारांश में 10 कुलीन गार्डों को किसी भी कीमत पर बचना है। ट्रेवर और लीना को केवल आवश्यक होने पर ही लड़ना है, अन्य को अधिकतम 2 से ही लड़ना है और मुझे परिवार द्वारा उनके वंशजों के लिए दी गई सावधानियों के प्रति सावधान रहना है। नूह ने अपने मन में सब कुछ सुलझा लिया और अन्य सैनिकों के साथ आगे बढ़ता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि विरासत का आधार इतना अप्रत्याशित न हो तो योजना बनाना आसान होगा। उत्तराधिकार भूमि को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला वाला पक्का था और वह जादुई जानवरों से भरी एक बंजर भूमि थी। प्रत्येक समूह को दूसरे चरण के प्रवेश द्वार के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए जानवरों के एक समूह को हराना था और उनके नेता को मारना था। प्रत्येक प्रवेश दूसरे से भिन्न परीक्षण की ओर ले जाता था। पृथक आयाम का अन्वेषण करने के अनेक प्रयासों के दौरान अनगिनत प्रकार के परीक्षण दर्ज किए गए। खतरनाक क्षेत्र में किसी वस्तु को वापस लाना, समय सीमा के भीतर किसी खतरे से बच निकलना, कठपुतलियों के खिलाफ एकल लड़ाई, किसी दूसरे परिवार के खिलाफ टूर्नामेंट। कोई इंसान इतनी बड़ी चीज कैसे बना सकता है? नूह ने पृथक आयाम की जानकारी की समीक्षा की और आश्चर्यचकित हुआ। खेती की दुनिया के बारे में मेरा ज्ञान केवल लड़ाई शैलियों के बारे में है, संरचनाओं और इसी तरह की चीजों के बारे में मैं वास्तव में अनभिज्ञ हूँ। भागने का उसका संकल्प और भी बढ़ गया। इसलिए मुझे अकादमी तक पहुंचना है, मेरी नींव बलवन परिवार में ही स्थिर हो जाएगी। कारवां तब तक अपनी यात्रा पर चलता रहा जब तक वे मौसेग्रोव शहर की बाहरी दीवारों तक नहीं पहुंच गए। वहां शोस्ती परिवार का प्रतीक चिन्ह वाला एक बैनर जमीन पर लगाया गया था और हवा में लहरा रहा था। अपनी परंपरा के अनुसार शोस्ती परिवार सभी मध्यम और छोटे आकार के कुलीन परिवारों को इकट्ठा करता था और फिर उन्हें प्रवेश द्वार तक ले जाता था। बलवान परिवार सभा स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था। वहां केवल कुछ अन्य छोटे कारवां ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वे वहां पहुंचे तो एक विशिष्ट गार्ड ने समूह को आराम करने का इशारा किया ताकि सभी के एकत्र होने तक प्रतीक्षा की जा सके। नूह ने कई कारवां को अपनी गाड़ियों पर रंग बिरंगे प्रतीकों के साथ आते देखा और उसे एक बड़े आकार के कुलीन परिवार की प्रभावी शक्ति के बारे में बेहतर समझ मिली। उन्होंने मर्ज और लांसे परिवारों के परिचित प्रतीक देखे, लेकिन लांसे पर केविन या बेसिल का कोई निशान नहीं था। मुझे लगता है कि वे सचमुच उस समय मर गए थे। उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया। उसे बेसिल की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे वह परिवर्तन याद था जो केविन में तब आया जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह बहुत ताकतवर था और फिर भी वह 2 जादूगरों के सामने मर गया। अगर मैं सचमुच राइज को मारना चाहता हूं, तो मुझे कितना शक्तिशाली होना पड़ेगा? उन्हें इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था कि उस स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। जब लगभग 15 कारवां झंडे के नीचे एकत्र हो गए, तो एक व्यक्ति शहर की दीवारों से नीचे कूदा और हल्के से झंडे के शीर्ष पर आ गिरा। कई युवा गार्ड ये देखकर आश्चर्य से मुंह खोले खड़े हो गए कि वह 20 मीटर की ऊंचाई से कितनी खूबसूरती से नीचे उतरने में सफल रही। मैं वर्जीनिया शोस्ती हूं और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार की विरासत के मामले में आप सभी के साथ रहूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे परिवार के वंशज पिछले दिनों में इस कार्य में पहले ही प्रयास कर चुके हैं, इसलिए वे आपको बधाई नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी उपस्थिति आप सभी के सामने मेरे परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त है।
वर्जीनिया शुस्ती उन सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी जिन्हें नूह ने कभी देखा था। वह लगभग 20 वर्ष की थी, उसके सुनहरे बाल और चमकदार हरी आंखें थीं। उसका शरीर सुंदर था तथा उसके छोटे छोटे उभार एक शानदार सफेद पोशाक से कसे हुए थे। उसने अपने नीचे के समूह के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हल्के से झुककर प्रणाम किया, जबकि सभी सैनिकों और वंशजों ने समर्पण प्रदर्शित करने के लिए लगभग 90 डिग्री तक झुककर प्रणाम किया। वर्जीनिया ने उस दृश्य को देखकर सिर हिलाया और एक शानदार मुस्कान दिखाई, जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पीछे आओ, हम आधे दिन में प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 75। प्रकाश का द्वार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 75। प्रकाश का द्वार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कारवां का समूह वर्जीनिया के नेतृत्व में आगे बढ़ा। शुरू में तो पैदल चल रहे सैनिकों ने एक दूसरे को घृणा भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर वे अपने आगे चल रही वर्जीनिया की आकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। नूह की नजर भी उस पर टिकी थी, लेकिन दूसरों से अलग कारण से। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा कि वह कितनी मजबूत है। चाहे उसने कितनी भी बारीकी से उसका निरीक्षण किया, उसे उसके स्तर का स्पष्ट अंदाजा नहीं लग सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य झिल्ली में डूबी हुई है जो उस पर आने वाली मानसिक ऊर्जा को नकार रही है। क्या वह इतनी शक्तिशाली है कि मैं उसकी जांच नहीं कर सकता? या ये शोस्ती परिवार का खुद को बचाने का एक तरीका है? बेशक वह दूसरे पक्ष को पता चल जाने के डर से अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से खर्च नहीं कर रहा था। आधे दिन की यात्रा के बाद वे एक सुनसान प्रांगण में पहुंचे जो सफेद कवच पहने पहरेदारों से घिरा हुआ था। वर्जीनिया को आते देख श्वेत गार्डों ने सिर झुकाया और कारवां के लिए यार्ड में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया। कारवां ने सहज तरीके से व्यवस्था कर ली और सभी वंशज उनसे उतरकर अपने अपने रक्षक समूहों में शामिल हो गए। वर्जीनिया यार्ड के अंत के पास पहुंची और उसने कहीं से एक चमकदार रत्न निकाल लिया। सबसे कम उम्र के पहरेदार आश्चर्यचकित थे, लेकिन नूह को पता था कि क्या हुआ था। अंतरिक्ष वलय। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उससे वह भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में पृथक आयाम के खुलने की घटना का संक्षिप्त वर्णन किया गया था, लेकिन कई बार शब्दों में किसी चीज की सच्ची सुंदरता को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वर्जीनिया ने मणि को जमीन पर रख दिया और तुरंत ही भूभाग पर बड़ी मात्रा में रून प्रकाशित हो गए। 200 मीटर वर्ग से अधिक का ये प्रांगण पूरी तरह से चमकदार नारंगी रंग के धब्बों से ढक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद रूनों ने अपनी चमक जमीन में स्थित मणि पर जमा कर दी, जिससे हवा में नारंगी प्रकाश की एक ऊर्ध्वाधर किरण निकली जो 5 मीटर की ऊंचाई पर जाकर रुक गई। किरण क्षण भर के लिए स्थिर रही, फिर वह बड़ी होकर एक आयताकार नारंगी आकृति बनाने लगी। प्रकाश से बना एक द्वार बनाया गया। इस दृश्य को देखकर सभी लोग इतने स्तब्ध थे कि वे वर्जीनिया के अगले शब्द भी नहीं सुन सके। द्वार खुला है। मैं एक परिवार का नाम पुकारूंगा और उनका समूह अंदर प्रवेश करेगा। पिछले 20 वर्षों में शोस्ती परिवार को दिए गए योगदान के आधार पर क्रम तय किया जाता है। प्रथम बुलाए जाने से न केवल परिवार को हमला करने के लिए आसान जानवरों का समूह चुनने में लाभ मिलता था, बल्कि यह कुलीन परिवारों के सामाजिक वातावरण में सम्मान का प्रतीक भी था। पिछले वर्षों में किए गए परीक्षणों के अनुसार अधिकांश दूसरे चरणों में अतिरिक्त पुरस्कार दिए गए, यदि अलग आयाम में बिताया गया समय एक निश्चित औसत से कम था। 16 परिवार, आगे आओ। वर्जीनिया ने घोषणा की और नीले कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं का एक समूह प्रकाश से बने दरवाजे के पास आया। तभी उनके नियुक्त कप्तान ने आगे बढ़कर प्रकाश को छुआ और वह क्षण भर में गायब हो गया। उसके पीछे पीछे पहरेदार और वंशज भी आए और वे भी अपनी उपस्थिति का कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गए। यह मूलतः टेलीपोर्टेशन है। जब से रून प्रकट हुआ है, नूह का मुंह खुला हुआ है। ये सोचना कि श्वास का उपयोग करके इस दुनिया के मनुष्यों ने कुछ ऐसा हासिल किया है जो मेरे पिछले विचार में केवल सैद्धांतिक था। अगला, नूरगे परिवार। इस बार काले कवच पहने एक समूह आगे बढ़ा और विरासत की जमीन में प्रवेश किया। बलवान परिवार। अपने परिवार का नाम सुनकर नूह वास्तविकता में वापस आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ट्रेवर ने लाल रंग के समूह का नेतृत्व किया और दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके पीछे अन्य गार्ड और वंशज भी थे। जब वे दरवाजे के सामने थे तो नूह उन सारी सांसों के दबाव को महसूस कर सकता था जो प्रवेश द्वार को खुला रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रीथ की खपत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये सोचना कि यह वास्तव में बहुत ज्यादा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस हफ्ते विरासत का मैदान खुला होता है, हमें प्रवेश करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, लागत बहुत ज्यादा है। वर्जीनिया ने जिस रत्न का प्रयोग किया वह बहुत मूल्यवान ब्रीथ का साधारण था।
चूंकि पृथक आयाम के अंदर परीक्षण कठिन और खतरनाक थे, इसलिए एक समूह को आमतौर पर एक प्रयास के बाद 1 सप्ताह से अधिक समय तक आराम करना पड़ता था, लेकिन तब तक द्वार अगले 20 वर्षों के लिए बंद हो जाता था। यही कारण है कि शोस्ती परिवार ने हर 20 साल में 2 रत्नों का उपयोग करने का निर्णय लिया, एक अपने परिवार के लिए और एक अपने अधीनस्थों के लिए, ताकि साधारण धन से अधिक मूल्यवान कुछ प्राप्त करने की संभावना बढ़ सके। मंत्र, जादुई हथियार और तकनीक का बहुत महत्व था और इनसे परिवार की नींव मजबूत होती थी। फिर ठोस नींव की तुलना में धन का क्या महत्व था? ट्रेवर मणि से अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सका और प्रकाश से बने किनारे का अतिक्रमण कर गया। अन्य लोग भी पीछे चले गए। जब नूह ने दरवाजे को छुआ तो उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि घूम रही है और उसकी चेतना के सागर पर भारी दबाव पड़ रहा है। हालांकि अपने क्षेत्र की कठोरता के कारण उसे बल का प्रतिरोध करने के लिए अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करनी पड़ी, फिर उन्हें पुनः खोलना पड़ा। तभी उसने एक विशाल घास का मैदान देखा। उसकी आंखें हरे रंग से भरी हुई थी और क्षितिज का कोई अंत नहीं लग रहा था। उसने ऊपर देखा तो पाया कि आकाश नारंगी रंग का हो गया था, उसमें न तो सूरज था और न ही तारे। श्वास की सांद्रता बाहर की तुलना में थोड़ी अधिक थी, लेकिन यह मुश्किल से ध्यान देने योग्य थी। तो यह एक अलग आयाम है। अगर आकाश न होता और ये तथ्य कि मैं हर दिशा में मैदानों के अलावा कुछ नहीं देख सकता, तो मैं कसम खाकर कह सकता था कि मैं अभी भी बाहरी दुनिया में हूँ। वह अभी भी अपने चारों ओर देख रहा था जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। नूह उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा और उसने देखा कि ट्रेवर उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। नूह को भ्रम हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके समूह के सभी सदस्यों ने टेलीपोर्टेशन के दबाव का विरोध करने के लिए अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अगली बार आंखें खोलने वाली लीना थी और जब उसने ट्रेवर की आंखों में भाव देखा तो वह समझ गई कि नूह सबसे पहले होश में आया है और वह भी नियुक्त कप्तान के साथ नूह को आश्चर्य से देखने लगी, जैसे कि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त समस्याएं नहीं थी। नूह ने सोचा, उनकी निगाहों का जवाब हमेशा की तरह ठंडे अंदाज में दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 76 पागल छछूंदर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 76 पागल छछूंदर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक 15 वर्षीय युवक के लिए नूह का मस्तिष्क कठोरता के अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। उनका पुनर्जन्म, उनकी मां की पीड़ा, बदमाशी, 7 नरकों का व्यवहार, एक सोए हुए रैंक 5 जानवर का दबाव, इन सभी अनुभवों ने उन्हें एक दृढ़ और मजबूत मानसिक क्षेत्र दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने उस क्षेत्र में सभी को पीछे छोड़ दिया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच घूरने का सिलसिला जारी रहा, फिर समूह के बाकी सदस्यों ने अपनी आंखें खोली। नूह ने अपनी नजरें हटा ली और अपनी तलवारें निकालते हुए सेना के किनारे की ओर चला गया। उसे अभी भी अपनी पीठ पर 2 अलग अलग जोड़ी आंखें महसूस हो रही थीं, जबकि वह ऐसा अभिनय कर रहा था मानो वह आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हो। इसके बाद ट्रेवर ने उसका विश्लेषण करना छोड़ दिया और ऊंची आवाज में बोलने लगा। हमें जानवरों के झुंड की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मेरे प्रभु और महिला, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हमारी संरचना के बीच में रहें। लीना ने नोआ की दिशा में एक और नजर डाली और फिर ट्रेवर के ठीक पीछे खड़ी हो गई, जबकि फेबियन और नील आज्ञाकारी ढंग से रचना के केंद्र में चले गए। संरचना निर्धारित हो चुकी थी, इसलिए ट्रेवर ने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और दूसरों को उसका अनुसरण करने का इशारा किया। उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी, जैसे वे मार्च करते समय करते थे। ट्रेवर उनकी गति को नियंत्रित कर रहा था ताकि वे अन्वेषण में बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद न करें। हालांकि कुछ घंटों के शोध के बाद भी उन्हें केवल अंतहीन घास का मैदान ही दिखाई दिया। ट्रेवर ने रुकने का इशारा किया और वंशजों को बात करने के लिए इकट्ठा किया। नूह को स्पष्ट रूप से अंदाजा था कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। वह पूछ रहा है कि क्या इस जगह के बारे में कुछ छिपी हुई जानकारी है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह आयाम जादुई जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए यह अजीब बात है कि इतने समय में उन्हें किसी भी समूह से मुलाकात नहीं हुई। एकमात्र विकल्प यह था कि कुछ गुप्त सूचना थी जिसे परिवार ने गार्डों को नहीं बताया था। हालांकि वंशज भी उस स्थिति से अनभिज्ञ थे। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो दूरी पर छोटी छोटी काली आकृतियां दिखाई देने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बलवान परिवार का समूह उन्हें देखकर थोड़ा उत्साहित हुआ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे काली आकृतियां नूरगे परिवार के सैनिक थे जो उनकी दिशा में दौड़ रहे थे, तो वे निराश हो गए। उनके नेतृत्व में चल रहा व्यक्ति अपने समूह से अलग हो गया और ट्रेवर की ओर चिल्लाया, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं। ट्रेवर ने जवाब में सिर्फ अपना सिर हिलाया, जिससे नूरगे परिवार द्वारा नियुक्त कप्तान को थोड़ा कोसना पड़ा। नूह अपने आसपास की ओर देख ही रहा था कि तभी उसे इलाके में हल्का सा कंपन महसूस हुआ।
उन्होंने अपने नीचे के क्षेत्र का निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन वह आयाम श्वास से बना था, इसलिए जब उन्होंने जांच के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रयोग किया तो वहां एक मजबूत व्यवधान उत्पन्न हुआ। नूह ने जमीन पर घुटने टेककर उस पर अपना कान लगाने का निर्णय लिया। दोनों नियुक्त कप्तानों ने उसके व्यवहार को देखा और उनकी आंखें चमक उठी तथा वे सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र को देखने लगे। नूह ने जमीन से कुछ रेंगने की आवाजें सुनी। शोर बढ़ता जा रहा था और वह उनके स्थान के निकट पहुंच रहा था। जमीन के नीचे कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, जब वह आवाज उसके ठीक नीचे पहुंची और फिर पहले से कहीं अधिक तेज गति से उसके निकट आने लगी। नूह लगभग आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने चारों अंगों को जमीन पर टिकाकर 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा दी। इसी बीच एक नुकीली कील जमीन में घुसकर उसकी ओर बढ़ी। नूह ने अपनी कृपाने सामने की ओर मुड़ी और हवा में ही भूरे रंग के नुकीले दांत से टकराई। झनकार! इस झटके से नोआ हवा में और ऊपर उठ गया और वह पीछे की ओर पलटकर अपने समूह के अंदर आ गया। उसकी आंखें अभी भी जमीन से आ रहे ब्लेड पर टिकी थीं, जबकि वह मन ही मन शांति से हमले की ताकत का अंदाजा लगा रहा था। रैंक 3 युवा गार्ड घबराने ही वाले थे कि ट्रेमर की दहाड़ सुनकर वे पुनः पंक्तिबद्ध हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पागल छछूंदर गठन स्थापित करो, कुलीनों की रक्षा करो। रेबिड मोल्स एक प्रकार के जादुई जानवर थे जो भूमिगत रहते थे। वे अपने फैलने योग्य विषदंतों का प्रयोग भूमिगत ठिकाने बनाने तथा अपने शत्रुओं को आश्चर्यचकित करने के लिए करते थे। जैसे ही ट्रेवर चिल्लाया, इलाके से और अधिक नुकीले दांत उगाए, जिससे बलवान के समूह के सैनिक घायल हो गए। नूर के परिवार के सैनिक लालच भरी निगाहों से उन जादुई जानवरों को देख रहे थे जो उस इलाके से रेंगते हुए निकल रहे थे और दूसरे समूह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो झुंड को पहले मार देगा और उसका नेता दूसरे झुंड से पहले दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा। ट्रेवर लगातार चिल्लाकर आदेश देता रहा, लड़ो, उन्हें बिना तैयारी के अपने पास मत आने दो। नेता को खोजो, हमें निर्देशांक सुरक्षित करने होंगे। इस मिशन के लिए चुने गए सैनिक युवा थे, लेकिन फिर भी वे 20 वर्ष से कम आयु के सैनिकों में सबसे मजबूत थे। आश्चर्य के पहले क्षण के बाद उन्होंने जमीन से निकले भूरे फर वाले जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। नूह पहले ही उस तीसरे रैंक के जानवर की ओर कूद चुका था जिसने उस पर हमला किया था और उसके और जानवर के बीच कई झड़पें हुई। नूह ने अपना ठंडा चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। आखिरकार लड़ाई शुरू हो गई। मैं उस कैद से तंग आ चुका हूं। पिछली बार जब वह लड़ा था तब से उसकी युद्ध क्षमता बढ़ गई थी। द्रव अवस्था का प्रभाव उसके प्रहारों की शक्ति में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। नूह ने लगातार हमला किया क्योंकि उसके पास थोड़ी मात्रा में श्वास उपलब्ध थी तथा वह बिना किसी आरक्षित शक्ति के पूरी ताकत से लड़ रहा था। 20 से अधिक बार संघर्ष करने के बाद नूह ने छछूंदर की ओर एक काली हवा का वार किया। जादुई जानवर ने अपने विषदंतों से हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे प्रहार से टूट गए। कुछ ही प्रहारों में रैंक 3 जादुई जानवर के हथियार युवक की काली कृपाणों का सामना नहीं कर सके। ये वार जानवर के शरीर पर लगा और उसमें गहरा घाव हो गया, फिर भी घाव से खून नहीं निकला। पागल छछूंदर दर्द से चिल्लाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी नूह उसके पास आया और उसने उसका असहाय सिर धड़ से अलग कर दिया। जानवर का शरीर जमीन पर गिर गया और फिर धुएं में बदल गया जो अलग आयाम में फैल गया। मैं समझता हूं, वे इस दुनिया की रचना मात्र है। जितना अधिक मैं इस जगह के बारे में जानता हूं, उतना ही अधिक मुझे आश्चर्य होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 77 वेंटिंग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 77 वेंटिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूर के परिवार के सैनिक आए और युद्ध में शामिल हो गए। बलवान समूह के सैनिक 2 टुकड़ियों में बंट गए, एक ने मोल्स पर हमला किया और दूसरे ने फेबियन और नील की रक्षा की। लीना ट्रेवर के ठीक बगल में खड़ी थी और अपने सामने खड़े जानवर पर पानी की गोलियां बरसा रही थी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, बल्कि झुंड के नेता को ढूंढने से पहले जितने भी जादुई जानवर हो सके उन्हें मारने का निर्णय लिया। आपस में लड़ाई शुरू करना क्षण भर के लिए बेकार था और दूसरे परिवार के सैनिकों पर हमला करने में दोनों पक्षों में कुछ हिचकिचाहट थी। आखिरकार यहाँ के लोग परिवारों की युवा पीढ़ी में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। उनमें से कुछ की हत्या से भविष्य में उनके कुलीन घरानों के बीच मतभेद पैदा हो सकता था। इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, जैसा कि जानवरों के नेता के प्रकट होने के मामले में, वे एक दूसरे से लड़ने के बजाय दूसरे चरण के निर्देशांक प्राप्त करने के बेहतर अवसरों के लिए मारे गए लोगों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
नूह को निर्देशांक प्राप्त करने की विधि के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया था कि यह उस स्थिति में मारे जाने वाले जानवरों की संख्या पर निर्भर करता था जब झुंड दो अलग अलग समूहों में विभाजित हो, इसलिए उसने उस क्षेत्र पर धावा बोलने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि वे पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास युद्ध का बहुत अनुभव है, इसलिए पूरी ताकत से लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कुछ छिपाकर रखना है। वह निश्चित रूप से खुद को रोक सकता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने ऐसा करने की परवाह नहीं की। पिछले 1.5 साल में उसे अपनी मां की मौत पर शोक मनाते हुए भाई बहनों की ओर से लगातार उपहास सहना पड़ा। वह बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था और ये नकली जानवर उसके गुस्से का सही निशाना थे। नूह जमीन से निकलते हुए छछूंदरों के झुंड में आजादी से दौड़ रहा था। उनकी संख्या पहले ही 50 नमूनों को पार कर चुकी थी। हालांकि उनमें से अधिकतर साधारण रैंक 2 के जानवर थे और उनमें से कुछ रैंक 3 के भी थे। नूह तीसरे स्थान से तीसरे स्थान तक दौड़ता रहा और अपने रास्ते में आने वाले हर दूसरे कमजोर जानवर को एक ही हमले में मार डाला। वंशजों की रक्षा कर रहे सुरक्षाकर्मी झुंड के बीच लापरवाही से दौड़ रहे बच्चे को मुंह खोले घूर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जिस भी रैंक 2 वाले जानवर के पास से गुजरता, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंटा हुआ पाता और जब वह अंततः रैंक 3 वाले जानवर के पास पहुंचता, तो वह काली हवा के वार की बौछार तब तक करता, जब तक कि उसकी सुरक्षा नष्ट नहीं हो जाती। यहाँ तक कि फेबियन और नील भी आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, क्योंकि उसने बिना पसीना बहाए तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को मार डाला। लीना और ट्रेवर निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने 6 रैंक 3 जानवरों को मार गिराया था, लेकिन वे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और उनके आसपास अन्य सैनिकों का समर्थन भी था। लीना ने नूह की ओर देखा और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका युद्ध अनुभव उससे कहीं अधिक है। फिर भी वह इतना असंतुष्ट क्यों दिखता है? नूह अथक था। वह बेहतर प्रतिद्वंद्वियों की तलाश में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। मैंने एक आदमी को ड्रैगन से लड़ते देखा है। मैं रैंक 5 के जानवर की खर्राटों से बच गया। तुम बहुत कमजोर हो। वह अपने समूह पर अपनी सारी संचित चिड़चिड़ाहट निकाल रहा था तथा एक ऐसे युद्ध की तलाश में था जो उसे संतुष्ट कर सके। ये कहना होगा कि उनकी मार्शल आर्ट निम्न स्तर के दुश्मनों के बड़े समूहों से निपटने के लिए एकदम सही थी। उनके हमले तेज और सटीक थे और रैंक 3 के जानवरों में केवल प्रारंभिक चरण की ताकत थी, इसलिए वे उतना खतरा नहीं थे। नूर के परिवार के सैनिकों का मनोबल गिर रहा था। वे ट्रेवर और लीना की मारक गति के साथ बराबरी कर सकते थे, लेकिन नूह की उपस्थिति के कारण वे पराजित जानवरों की संख्या में पीछे रह गए। हालांकि उसी समय इलाके में एक गड्ढा खुल गया और उसमें से 4 बड़े छछूंदर बाहर आ गए। उनका भूरा फर अन्य की तुलना में अधिक चमकदार लग रहा था और वे बड़े भी थे। अन्य छछूंदरों का आकार 1.5 मीटर से कम था, लेकिन नए छछूंदरों की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक थी। युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोग समझ गए कि नेता उन 4 जानवरों में से एक था। नूर के समूह ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी ओर दौड़ लगा दी। उसके पीछे लीना और ट्रेवर भी थे, जिन्होंने अपने आसपास के गार्डों को उनके पीछे आने का संकेत दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने भी नए जानवरों को देखा, लेकिन वह अभी भी दुश्मनों के बीच में था। उसने शक्तिशाली जानवरों की ओर जाने का रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन 2 रैंक 3 मूव्स ने उसका रास्ता रोक दिया। चाहे वह उनसे बचने या उनके बीच से गुजरने की कितनी भी कोशिश करे, वे स्थिर खड़े रहते और उसकी गतिविधियों में बाधा डालते। इस बीच दूसरे रैंक 2 ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अजीब बात यह थी कि उनकी कार्रवाई जानबूझकर की गई थी और उनका उद्देश्य उन्हें अपने नेता के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने से रोकना था। क्या ये लोग इस दुनिया की रचनाएं नहीं हैं? वे अपने बॉस की रक्षा करने की अपनी प्रवृत्ति को कैसे बनाए रख सकते हैं और एक गठन स्थापित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। उन्होंने आने वाले हमलों को टाला और घेरे से बच निकलने की योजना बनाई। वार पहले से अधिक शक्तिशाली थे और पहली बार वह रैंक 2 के जानवरों से सावधान हो गया। क्या उनकी शक्ति बढ़ गई? ये कैसे संभव है? रुको, मुझे मत बताओ। वो पुनः पीछे हटा और पीछे हटते समय अपनी कृपाणों से रैंक 2 के 2 मूषकों को भेद दिया। यह एक परीक्षण है ना? इसलिए नेता के प्रकट होने से उनके पैटर्न में कुछ बदलाव आया होगा। यह एक संकेत होना चाहिए कि पहला चरण अपने चरम पर पहुंच गया है, कम से कम हमारे लिए तो। वह बहुत देर तक झुंड में डूबा हुआ सोचता रहा। एक परीक्षण में अपने प्रतिभागियों का मूल्यांकन करने के लिए अंक होने चाहिए, इसलिए मान ले कि मारे गए प्रत्येक जानवर से समूह को कुछ अंक मिलते हैं क्योंकि यह यहाँ एकमात्र चर है। मैं वैसे भी जल्द ही नेता तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए मुझे पैक से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शायद हम गुणवत्ता के बजाय मात्रा के माध्यम से निर्देशांक प्राप्त कर सकें। उसके चारों ओर रैंक 2 और रैंक 3 के लगभग 40 सशक्त मोल्स थे। वैसे भी दूसरे चरण में शुरुआती बढ़त खोना मेरे लिए चिंता की बात नहीं है। मेरा उद्देश्य बचने का रास्ता खोजना है, न कि किसी बेतरतीब विरासत के लिए लड़ना।
झुंड से निपटने से उसे इससे को छिपाने के अधिक अवसर मिले, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि वह सावधान रहेगा तो उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसने अपने मन में अपनी अगली कार्रवाई का निर्णय लिया, उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवारों से अकल्पनीय गति से वार किया। उसकी स्थिति से हवा में 20 से अधिक काले निशान दिखाई दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 78-78। नेता। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म। C 78-78। नेता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवा के वार से उसके आसपास के जानवर भी घायल हो गए। रैंक 2 के कुछ जानवर मौके पर ही मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए, जबकि रैंक 3 के जानवर वार की ताकत के कारण पीछे हट गए। नूर के चारों ओर एक छोटा सा गोलाकार क्षेत्र खाली हो गया जब वह दूसरे दर्जे के एक जानवर की ओर कूदा और उसके सिर में अपनी तलवार घोंप दी। आइए तरल अवस्था की सीमाएं देखें। इसी बीच उस क्षेत्र में 4 मजबूत रैबिड मोल्स दिखाई दिए। दोनों परिवारों के सैनिक शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई को अपने अपने समूहों के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों पर छोड़ने के लिए एक दूसरे के सामने थे। 5 लोग जानवरों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, जिसमें बलवान परिवार से ट्रेवर और लीना और नियुक्त कप्तान और नूरगे परिवार के 2 वंशज शामिल थे। ट्रेवर अपनी तलवार को निपुणता से घुमा रहा था तथा अपने ऊपर होने वाले सभी हमलों को विफल कर रहा था, जबकि लीना पानी की गोलियां चला रही थी, जिससे वह जानवर घायल हो रहा था जिस पर उसका ध्यान केंद्रित था। चूंकि वहां 4 तिल थे, इसलिए उनमें से 5 का ध्यान कुछ समय के लिए 2-2 तिलों पर केंद्रित था। ट्रेवर ने दूसरा वार टाल दिया, लेकिन जिस दूसरे छछूंदर से वे लड़ रहे थे, उसके नुकीले दांतों से वह पीछे हट गया। अरे! वह जोर से गाली देने लगा। मेरी महिला, उनकी ताकत एक शीर्ष रैंक 3 जादुई जानवर के बराबर है। मुझे डर है कि अगर हम इस तरह निष्क्रिय रहे तो हम नूरगे परिवार से हार जाएंगे। लीना उसके साथ पीछे हटी और सिर हिलाया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सभी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि नेता कौन है। मुझे लगता है कि हमें गंभीर होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और फिर ध्यान लगाते हुए उन्हें अलग कर लिया। उसके हाथों के बीच एक पानी का कोड़ा बनाया गया था। लीना का रंग थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन तभी उसके सामने एक बोतल आ गई और उसने सीधे उसे पी लिया। उसका पसीना आना बंद हो गया और उसने तुरंत चाबुक से प्रहार किया। जिस तिल पर उसने पिछले मंत्र से ध्यान केंद्रित किया था, वह नए तिल की गति से आश्चर्यचकित हो गया और उसे प्रहार को रोकने का मौका दिए बिना ही उसके सिर पर प्रहार कर दिया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ट्रेवर ने इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अपनी तलवार उस स्थान पर घुसा दी। फिर उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपनी दाहिनी भुजा को उस मस्से की ओर बढ़ाया तथा अपनी अंगुलियों को उस मस्से की ओर इंगित किया। हवा उसके हाथ के चारों ओर बही और उंगलियों पर जमा हो गई, इससे पहले कि संपीड़ित हवा से बना एक तीखा हमला जारी होता। हवा का झोंका पहले से ही घायल तिल पर लगा और उसके शरीर पर 2 मुट्ठियों जितना बड़ा छेद कर गया। तिल जमीन पर गिर गया और धुएं में बदल गया। उन्होंने उसे सफलतापूर्वक मार दिया था। ट्रेवर अपनी तलवार पर खुद को सहारा देते हुए मुस्कुराया। पहले के हमले ने उसकी अधिकांश मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रभाव अद्भुत थे। दुख की बात है कि इसकी तैयारी में बहुत समय लगता है। एक बनाम एक लड़ाई में इसका उपयोग करना लगभग असंभव है। उसने मन ही मन मंत्र का विश्लेषण किया, लेकिन तभी उसे एक और धमाका सुनाई दिया। नूरगे परिवार के 3 लोगों ने एक छछूंदर को भी हराया था। शेष 2 जादुई जानवर हर पहलू में एक जैसे थे। ये समझना असंभव था कि उनमें से कौन नेता था। हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो। लीना ने ट्रेवर के मन में संदेह को भांपते हुए कहा। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और सामने खड़े चूहे की ओर अपनी तलवार तान दी। वह आगे बढ़े। अब चून की संख्या उनके पक्ष में थी तो लड़ाई एकतरफा हो गई। ट्रेवर ने उसके विषदंतों के हर हमले को रोक दिया, जबकि लीना ने अपनी चाबुक को बड़ी कुशलता से घुमाया और लगातार उसके शरीर पर प्रहार करती रही। ये लड़ाई कुछ समय तक चलती रही, जब तक कि छछूंदर और अधिक नहीं टिक सका और उसने अपनी सारी शक्ति खोकर अपनी भुजाएं नीचे कर ली। ट्रेवर ने अपनी तलवार उसके शरीर में घुसा दी और लीना ने अपना कोड़ा उसके सिर पर लपेट दिया तथा उसे बहुत जोर से खींचा। छछूंदर की मौके पर ही मौत हो गई और वह खड़ा खड़ा ही धुएं में बदल गया। हालांकि इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, शेष बचे जानवर ने जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, जिससे 5 लोगों को आघात की लहर से बचने के लिए अपने कान बंद करने पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके सिर पर एक स्वर्ण मुकुट प्रकट हुआ तथा उस पर लगी चोटें ठीक होने लगी। सभी सैनिकों को समझ आ गया कि नेता प्रकट हो गया है। जब शॉकवेव समाप्त हो गई तो ट्रेवर और लीना तेजी से जानवर की ओर कूद पड़े, लेकिन नूरगे परिवार के समूह की तुलना में वे जानवर से काफी दूरी पर थे।
नूर के परिवार के तीनों ने अपनी बढ़त को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ पैक लीडर पर हमला कर दिया। दो बड़े आग के गोले दोनों वंशजों से निकले, जबकि नियुक्त कप्तान ने अपने हाथ जमीन पर रखे हुए थे और जानवर को रोकने और घायल करने के लिए भूभाग से बने 4 सांपों को नियंत्रित कर रहा था। नेता आग के गोलों से बच नहीं सका क्योंकि उसके शरीर के निचले हिस्से को कप्तान के सांपों ने डस लिया था। मंत्र उसके शरीर से टकराए और जोरदार विस्फोट हुआ। जब धूल जम गई तो छछूंदर का केवल निचला शरीर ही बचा था जो अभी भी सांप के आलिंगन में फंसा हुआ था। फिर शरीर के अवशेष धुएं में बदल गए, जिससे ये संकेत मिला कि नेता की मृत्यु हो चुकी है। नूर के परिवार के तीनों सदस्यों ने जोर से जयकारे लगाए और ट्रेवर और लीना की ओर मुड़े। दोनों वंशज अग्नि तत्व की दो बहनें थीं और वे लीना को दया की दृष्टि से देखती थीं। इस बार हम भाग्यशाली थे, आपके भाई और चचेरे भाई इस लड़ाई को प्रभावित करने के लिए बहुत छोटे हैं। हालांकि यह एक अच्छी प्रतियोगिता थी। उन्होंने लीना के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सिर झुकाया। लीना ने आह भरी और चुपचाप झुककर उनका विनम्र अभिवादन स्वीकार किया। उस समय युद्ध का मैदान प्रकाशित हो गया और भूभाग से अनेक चमकदार रन निकले। ये रून हवा में ही फट गए और उनसे चमकीला पाउडर निकला जो उस क्षेत्र में मौजूद पुरुषों और महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर गया। हालांकि केवल बलवन परिवार के लोगों को ही इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। दोनों बहनें आश्चर्यचकित हो गईं और ऊंची आवाज में शिकायत करने लगी। ये कैसे संभव है? हमने नेता को मार डाला। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने और कितने जानवरों को मारा होगा? जैसे कि उन्हें कुछ याद आ गया हो, उन्होंने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां झुंड था। उन्होंने लाल कवच पहने एक युवक को देखा जो बहुत पसीना बहा रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके आसपास कोई जानवर नहीं था और उसके चारों ओर फैले चमकीले पाउडर के बीच केवल धुएं के कुछ कण ही दिखाई दे रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 79-79। टेस्ट। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 79। टेस्ट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह के डेंटियन में तरल श्वास उसकी अधिकतम क्षमता के आधे से भी कम था। यद्यपि उसके आसपास के अधिकांश जानवर रैंक 2 के थे, फिर भी घेरे के कारण उसे पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। युद्ध के आरंभ से लेकर उस क्षण तक उसने अपने डायनेटियन से प्रेरित होकर 200 से अधिक हमले किए थे, फिर भी उसके पास अभी भी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा बची हुई थी। जब पाउडर उनके शरीर में प्रवेश कर रहा था, तब उनका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था और उनकी हालत स्थिर हो रही थी। इस समय मेरी सीमा लगभग 350 पूर्ण शक्ति वाले हमलों की है और मेरे शरीर में गैसीय श्वास के कारण मेरे पास 100 से अधिक कमजोर हमले भी हैं। बहुत बढ़िया, वास्तव में बढ़िया। यदि वह अस्या का प्रयोग करते तो उन्हें कम तरल श्वास खर्च करना पड़ता, लेकिन वह इसे छिपाने में दृढ़ थे। सांस का घनत्व जितना अधिक होगा, मेरे हमले उतने ही मजबूत होंगे, लेकिन वे इसे अधिक मात्रा में खाएंगे। हालांकि ये सिर्फ जानवर हैं। दूसरे साधक के खिलाफ मेरा एकमात्र वास्तविक लाभ अस्या है क्योंकि यह किसी भी स्थिति में उपयोगी मंत्र है। जैसे वह द्रव अवस्था में था, वैसे ही कई अन्य लोग भी थे। जैसे उनके पास रैंक 3 मार्शल आर्ट और रैंक 3 शरीर था, वैसे ही कई अन्य लोगों के पास भी था। उनका युद्ध अनुभव उल्लेखनीय था तथा उनका मन भी प्रबल था, किंतु पहली बात तो आसानी से प्राप्त की जा सकती थी, जबकि दूसरी बात बिना मंत्र के बेकार थी। मुझे अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप योग्यताएं चाहिए, न कि ऐसी कोई चीज जो दूसरे से एक रैंक ऊपर हो। उदाहरण के लिए, लीना के पास पानी की गोली थी जो एक बहुमुखी मंत्र था, जिसमें श्वास की कम लागत थी। उसे उसके पानी के चाबुक में जोड़ा गया था जो उस हथियार के साथ उसकी निपुणता के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। उसका आधार स्थिर था और हो सकता है कि उसके पास कुछ अन्य मंत्र भी हों जिनके बारे में नूह को जानकारी नहीं थी। बेशक ये ज्ञान उसे प्रशिक्षण के दौरान बिताए गए दिनों से मिला था। पिछली लड़ाई के दौरान वह पैक पर बहुत अधिक केंद्रित था और 4 शीर्ष रैंक 3 मोल्स के खिलाफ लड़ाई नहीं देख पाया था। मुझे लगता है कि यदि मेरे पास रक्त साथी के रूप में कोई अंधकार प्रकार का जानवर होता तो चीजें अलग होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जानता था कि उसके पास जो मंत्र है वह बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वह उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। अरे, सब कुछ हमेशा अकादमी की ओर इशारा करता है। प्रकाश फीका पड़ गया और पाउडर पूरी तरह से बलवान समूह द्वारा अवशोषित कर लिया गया। नूह के मन में नई जानकारियों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई, जो घास के मैदान में एक निश्चित स्थान तक जाने वाले मार्ग का सटीक वर्णन कर रही थी। उसने अपने समूह के अन्य लोगों की ओर देखा और उनकी फुसफुसाहटों और हाव भावों से वह समझ गया कि उन्हें भी उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है। किसी के दिमाग में सीधे सूचना का संचार करना भी संभव है। अब मैं हैरान होने की क्या जरूरत है? युद्ध से उबरने के लिए ध्यान करने हेतु जमीन पर बैठते समय उन्होंने अपना सिर हिलाया।
ट्रेवर ने उसके व्यवहार पर सिर हिलाया और सभी को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। नियुक्त कप्तान के रूप में नूरगे परिवार के खिलाफ दूसरे चरण में प्रवेश पाने में असफल होने से उसकी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, इसलिए उसने नूह को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने और लीना ने नूरगे परिवार के साथ भी अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी यह नूह ही था जिसने लड़ाई का पलड़ा झुका दिया। लीना कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसने अपने अंतरिक्ष अंगूठी से कुछ दवाइयां निकाली। उसकी आंखों में कुछ आशंका थी और उसने मन ही मन निर्णय लिया कि जब वह हवेली वापस जाएगी तो वह अपने माता पिता से सलाह लेगी कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। आखिरकार उसने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि नूह उससे नफरत करता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। नूरगे परिवार के समूह ने आराम कर रहे सैनिकों को देखकर निराशा व्यक्त की और जानवरों के दूसरे समूह की तलाश में धीमी गति से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लीना परिवार द्वारा दी गई औषधियों की बदौलत सबसे पहले ठीक हो गई और अन्य गार्डों की स्थिति जानने चली गई। कुछ घायलों को छोड़कर बाकी सभी अभी भी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेबियन और नील ने युद्ध के दौरान लगभग कुछ भी नहीं किया था। उन दोनों का शरीर रैंक 2 का था और चूंकि पैक का एक बड़ा हिस्सा नूह द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया था। आधे दिन के आराम के बाद ट्रेवर खड़ा हुआ और सभी को चलने का आदेश दिया। नूह आलस से खड़ा हो गया, उसका डेंटियन अपनी पूरी क्षमता के 1/4 तक भर चुका था, इसलिए वह मार्च के लिए पूरी तरह तैयार था। निर्देशों या इशारों की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हर कोई जानता था कि उन्हें किस मार्ग पर जाना है। घंटों बीत गए और उन्हें केवल अंतहीन हरा मैदान ही दिखाई दे रहा था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वे कहीं चले ही नहीं। उनके मन में जो संकेत था उस स्थान पर पहुंचने में उन्हें आधा दिन और लग गया। यह अभी भी घास के मैदान में था, लेकिन जब भी वे प्रवेश द्वार बनाने वाले भूभाग को देखते तो जमीन चमक उठती और नारंगी रंग की हो जाती। ट्रेवर ने कुछ देर तक जमीन की ओर देखा और फिर अपने पीछे खड़े सैनिकों की ओर मुंह करके बोला, यह दूसरे चरण का प्रवेश द्वार है, हम सभी एक ही समय में अंदर कूदेंगे। याद रखें कि इस चरण का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, इसलिए आपको किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। बलवान परिवार को सम्मान दिलाओ। बलवान परिवार के लिए सैनिक ने ट्रेवर की युद्ध पुकार दोहराए और प्रवेश क्षेत्र की परिधि के चारों ओर अपनी स्थिति बना ली। ट्रेवर के वंशज दोनों ओर थे जबकि नूह उसके विपरीत स्थिति में था। उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर तेजी से इशारा करते हुए उसे नीचे कर दिया। सैनिक कूद पड़े, जबकि ट्रेवर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग अंदर चले जाएं। नूह के पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि लीना की नजर उस पर टिकी हुई थी। उसने फिर से टेलीपोर्टेशन का दबाव महसूस किया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अंधेरे विशाल क्षेत्र में अकेला पाया। कुछ सेकंड के बाद उस स्थान पर एक धातु जैसी पुरुष आवाज सुनाई दी। विरासत भूमि द्वितीय चरण, एकल युद्ध कौशल परीक्षण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 80-80। अंतहीन लहरें। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 80। अंतहीन लहरें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अकेले युद्ध। नूह ने अपनी मानसिक ऊर्जा से अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। हर बार जब वह कमरे की दीवारों से टकराता तो उसकी समझ डगमगा जाती, क्योंकि वे सांस से बनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह 50 वर्ग मीटर बड़े किसी भूमिगत बंद क्षेत्र में है और उसे अपने आसपास कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच यहाँ अकेला हूँ। वह अपने सामने ठंडे मन से देखता रहा कि कैसे इलाके में कुछ रूम चमकने लगे और हवा में उठने लगे। प्रकाश के प्रभामंडल के बीच एक रैंक 2 रैबिट तिल दिखाई दिया और आवाज फिर से सुनाई दी। यदि आप हार मानना चाहते हैं तो कृपया अपनी चेतना के सागर में बनी रून को तोड़ दीजिए। नूह की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपने मानसिक क्षेत्र की जांच की। उसके अंदर पैर फैलाए बैठी आकृति ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों के बीच एक नारंगी रंग का रून देखकर आश्चर्यचकित हो गया। नूह वास्तविकता में वापस आ गया और उस साधक के प्रति आदर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जिसने अलग आयाम स्थापित किया था। यह दुनिया सीधे मेरे मानसिक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। यह अविश्वसनीय है। जानवर स्थिर खड़ा रहा, मानो नूह के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा हो। यह विरासत भूमि 20 वर्ष से कम आयु के किसानों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इस चरण को उचित कठिनाई पर मापा जाना चाहिए। मुझे यहाँ वास्तव में कुछ मूल्यवान मिल सकता है। उसके तर्क में कोई दोष नहीं था, इसलिए नूह ने अच्छा इनाम पाने के लिए गंभीर प्रयास करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपना ऊपरी कवच निकाला और उसे अंतरिक्ष वलय में डाल दिया, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं।
फिर उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और जानवर की दिशा में एक कदम बढ़ाया। जब वह दूसरे चरण में कूदा था तब उसकी तलवारें बाहर आ गई थी। रैंक 2 मोल ने जैसे ही वह आगे बढ़ा, हमला कर दिया, लेकिन नूह के आकस्मिक हमले से वह तुरंत मारा गया। जानवर धुएं में बदल गया जो वहां जमा हो गया जहां रून थे और प्रभामंडल से 2 रैंक 2 मोल बाहर आ गए। ओह, तो यह ऐसे ही काम करेगा। खैर, मैं हमेशा अपनी असली सीमा जानना चाहता था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह उन दोनों जानवरों की ओर दौड़ा और उन्हें तुरंत मार डाला। यही प्रक्रिया दोहराई गई और 4 तिल प्रकट हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला कर दिया। डॉट 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 समय बीतता गया और एक साथ दिखने वाले जानवरों की संख्या बढ़ती गई। नूह ने अभी अभी दुश्मनों की नवीनतम लहर के अंतिम नमूने को मार डाला था। इस बार 40। मुझे आश्चर्य है कि अब कितने होंगे। उसने अपने डेंटियन में मौजूद तरल श्वास का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया और लड़ने के लिए केवल अपने शरीर में मौजूद तरल पर ही निर्भर रहा। चूंकि यह लड़ते समय भी ठीक हो जाता था, इसलिए इसका उपयोग करना उनके लिए अपने आप को सर्वोच्च स्थिति में बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका था। जब धुएं की 40 लड़ियां पुनः प्रभामंडल में शामिल हो गईं, तो रून अधिक तीव्रता के साथ चमकने लगे, मानो वे स्वयं को चार्ज कर रहे हो। तभी उसमें से एक तीसरी श्रेणी का चूहा निकला और नूह को देखता हुआ स्थिर खड़ा हो गया। तो अब रैंक में उन्नति का समय आ गया है, सौभाग्य से अब मैं अकेला हूं। वह जानवर की ओर बढ़ा और उस पर वार करने के लिए अपनी तलवारें तान दी। छछूंदर ने अपने विषदंतों को उठाकर ब्लेड को रोकने की तैयारी की, लेकिन उसे एक सरीसृप के सिर के काले दांतों का सामना करना पड़ा। उसके पंजे सांप के मुंह में बंद थे, इसलिए उसके पास नूह के अंधे हिस्से के प्रहार से खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसका सिर कट गया और वह धुएं में बदल गया। एक रैंक 3 जानवर केवल 2 हमलों से मारा गया। जब मैं अस्या का उपयोग करता हूं तो ये बहुत आसान हो जाता है। जादू के मंत्र कमाल के होते हैं। धुआं वापस प्रभामंडल में चला गया और 2 रैंक 3 रेबिड मोल्स प्रकट हुए। असली चुनौती अब शुरू होती है। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग 1 घंटे बाद भी अभी भी दूसरे चरण के क्षेत्र में नूह को 6 रैंक 3 रेबिड मोल्स ने घेर रखा था, जिनकी ताकत रैंक के मध्य स्तर पर थी। उसने बहुत पहले ही अपने तरल श्वास का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और वह अपनी तलवारों को हर दिशा में पागलों की तरह घुमाता था। जब भी उसे किसी हमले को रोकने या किसी जानवर को छिपकर काटने की जरूरत होती, तो उससे अचानक प्रकट हो जाता। 6 मस्सों पर घाव बढ़ते गए और उनकी गति धीमी पड़ने लगी। एक समय उनमें से एक नूह के अंधे स्थान में प्रकट हुआ और हमला करने के लिए अपने विषदंतों को उठाने ही वाला था, लेकिन जल्द ही वह अस्या के मुंह में फंस गया। नूह ने पलटकर जल्दी से उसके सिर पर वार किया, उसका शरीर धुएं में बदल गया। अब चूंकि उनकी संख्या कम हो गई थी, इसलिए लड़ाई आसान हो गई। नूह को जानवरों को पराजित करने में और 15 मिनट लगे और जब लड़ाई खत्म हो गई तो वह ध्यान करने के लिए जमीन पर बैठ गया। उन्होंने पाया कि इस परीक्षण से उन्हें प्रत्येक लड़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिला। शुरू में उसे आराम की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे जैसे रैंक 3 मोल्स की संख्या बढ़ती गई, उसने पाया कि उसकी तरल श्वास अधिक से अधिक कम होती जा रही है। नए जानवर तुरंत ही निर्मित हो जाएंगे, लेकिन वे 10 मिनट बीतने तक स्थिर रहेंगे। नूह अपने विरोधियों की ओर देखता भी नहीं था और वह तभी अपनी आंखें खोलता था जब उस पर आक्रमण होता था। ऐसा करने से उन्हें ठीक होने में लगने वाले समय को अधिकतम करने में मदद मिली। 10 मिनट बीत गए और नूह को अपने सामने खतरा महसूस हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और आने वाले हमले से बच निकला। शीर्ष रैंक 3। उसके सामने केवल एक ही दुश्मन था, लेकिन वह मंच के शिखर पर था। कठिनाई फिर एक स्तर बढ़ गई। एक अकेले दुश्मन के खिलाफ यह उसके लिए काफी आसान था, क्योंकि वह अपने रक्त साथी द्वारा दी गई संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठा सकता था। लड़ाई भयंकर थी। नूह ने पहले भी 2 बार इसी श्रेणी के जादुई जानवरों से लड़ाई की थी, लेकिन वे दोनों बार घायल हो गए थे। हालांकि अब उसके पास रैंक 3 का शरीर था और अस्या को किसी अन्य दुश्मन से कोई बाधा नहीं थी। धीरे धीरे रैंक 3 मोल ने अपना इलाका खो दिया, क्योंकि उस पर 2 तरफ से हमला किया जा रहा था। फिर नूह ने उसे एक शक्तिशाली सामने के प्रहार को रोकने के लिए मजबूर किया और अस्या ने उसकी रक्षाहीन पीठ का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। पशु धुएं में बदल गया और नूह ध्यान करने बैठ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि 2 शीर्ष रैंक 3 के शिकारी उस पर मुक्का मार रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।